जय हिंद। हम बात कर रहे थे मराठास के बारे में और हमने अपना लास्ट सेशन कंक्लूड किया था शिवाजी की स्टोरी के साथ में। बेसिक आइडिया ये था कि शिवाजी पास्ड अवे इन द ईयर 1680 और जब शिवाजी पास्ड अवे तो मराठा पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत लंबा पीरियड पॉलिटिकल वैक्यूम का रहा। बड़ा स्वाभाविक था, शिवाजी जैसी टावरिंग पर्सनैलिटी व्हेन ही डाइड तो उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना अपने आप में चैलेंजिंग था। शिवाजी के बाद रूल में आए इनके बेटे शांबाजी और शांबाजी भी कॉन्स्टेंटली मुगल्स के साथ में स्ट्रगल कर रहे थे। लगभग 8-9 साल तक शांबाजी पावर में रहे, लेकिन फाइनली औरंगजेब ने शांबाजी को एग्जीक्यूट कर दिया और शांबाजी के बेटे शाहू को कैप्चर कर लिया। अब शाहू को कैप्चर कर लिया गया है और शांबाजी को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। अब कौन रूल करेगा? तो अब रूल में आए शांबाजी के भाई राजा राम, लेकिन राजा राम बहुत ब्रीफली सिर्फ 1 साल के लिए पावर में रहे और फिर राजा राम ऑल्सो पास्ड अवे। और इसके बाद बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई। शाहू जी को तो कैप्चर कर लिया गया है, शांबाजी को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, राजा राम ऑल्सो पास्ड अवे और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शिवाजी की फैमिली में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि राइटफुली उनकी गद्दी पर बैठ सके। तो ऐसे में राजा राम की एक रानी थी ताराबाई, उन्होंने रूल करना शुरू किया और ताराबाई ने रूल करना शुरू किया ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर सन जिसका नाम था शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड जो कि इनका माइनर बेटा था, उसके बिहाफ पे ताराबाई ने रूल करना शुरू किया। लेकिन मीनवाइल 1707 में औरंगजेब डाइड और औरंगजेब के मरने के बाद शाह आलम वन, लेटर मुगल्स में पहला मुगल एम्परर, शाह आलम वन ने शाहू को रिलीज कर दिया। और जब शाहू को रिलीज कर दिया गया तो शाहू पहुंचे ताराबाई के पास में और बोले कि देखो राइटफुली तो ये गद्दी मेरी है। लेकिन ताराबाई बोली कि नहीं नहीं, मैं तो ऑलरेडी गद्दी पे बैठी हुई हूँ। और ऐसे में इन दोनों के बीच में शुरुआत हो गई वॉर ऑफ सक्सेशन की लड़ाई की शुरुआत हो गई। और बट ऑब्वियस था कि जो मराठा सरदार हैं वो डिवाइड होने लगे। कुछ लोग ताराबाई को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग शाहू को सपोर्ट कर रहे थे। सक्सेशन की इस लड़ाई में शाहू जो हैं वो विक्टोरियस इमर्ज होते हैं, उनकी जीत होती है। लेकिन शाहू जीतते हैं विद द हेल्प ऑफ पेशवाज। ये पेशवाज कौन है? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 8 ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होते थे। उस सिस्टम को बुलाया जाता था अष्ट प्रधान। उन्हीं में से एक हुआ करते थे पेशवाज। लेकिन शाहू और ये जो सक्सेशन की लड़ाई शुरू हुई है, इसके बाद से पेशवाज जो है वो बेहद पावरफुल फोर्स बन के इमर्ज होंगे मराठास की हिस्ट्री में, मराठास की पॉलिटिक्स में। तो इन पेशवाज का क्या रोल है, इनकी क्या कहानी है, वो देखेंगे। और फिर फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ब्रिटिशर्स को मौका मिलेगा मराठास की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का, विच विल इवेंचुअली लीड टू फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की क्या कहानी है उसके बारे में भी आज अपन बात करेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहली चीज तो ये अपन देख ही रहे हैं कि शाहू जी और तारा जी के बीच में सक्सेशन की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ है शाहू जी और दूसरी तरफ है ताराबाई। इन दोनों के बीच में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ खेड़ा। ये बैटल ऑफ खेड़ा लड़ी गई 1707 में और इस बैटल ऑफ खेड़ा में बड़ी अजीब सी चीज हुई। शाहू जी का जो सेनापति था वो बीच में इनको छोड़ के भाग गया। सेनापति का नाम अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो चंद्रसेन यादव, शायद चंद्रसेन यादव जो इनके सेनापति थे वो बीच में शाहू जी को छोड़ के भाग गए और वो चले गए ताराबाई के पास में। अब शाहू के सामने बड़ी अजीब समस्या है, सेनापति भाग गया है। ऐसे में शाहू जी के साथ में एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो ओरिजिनली एक सूबेदार था, उसने बोला कि देखो मैं लड़ूंगा आपके लिए, मैं रहूंगा आपके लिए लॉयल। और ये थे चित्तपावन ब्राह्मण। इस बैटल ऑफ खेड़ा में शाहू की मदद करी बालाजी विश्वनाथ ने और इस बैटल ऑफ खेड़ा में जीते कौन? शाहू जी जीते। शाहू जी इमर्ज्ड विक्टोरियस। बेसिकली मराठा एम्पायर की कमान किसको मिली? पूना किसको मिला? पूना मिला शाहू जी को। और ताराबाई को एक बार के लिए भगा ही दिया गया था, लेकिन फिर घर परिवार की बात थी तो फाइनली घर के बड़े बैठे होंगे और फाइनली एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वरना इन 1731। और इस ट्रीटी ऑफ वरना के थ्रू शिवाजी सेकंड जो कि ताराबाई के बेटे थे उनको दे दिया गया कोल्हापुर। मतलब यहाँ कोल्हापुर में बिठा दिया गया शिवाजी सेकंड को, जो कि ताराबाई और राजा राम के बेटे थे। लेकिन जो एक्चुअल में मराठा पावर है, पूना है, वो किसको मिला है? शाहू जी को। वो तो मिल गया बैटल ऑफ खेड़ा के बाद में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बैटल ऑफ खेड़ा में शाहू की मदद की है बालाजी विश्वनाथ ने और इसी के एवज में, इसी के रिजल्ट के तौर पे बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया 1713 में पेशवा। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन।
बालाजी विश्वनाथ का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये पेशवा बने, इनका एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि ये जो पेशवा का ऑफिस है इसको हेरिडेटरी बना दिया बालाजी विश्वनाथ ने कि अब मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, बेटे के बाद उसका बेटा बनेगा। अच्छा, इनके बारे में अपन ने 2-3 चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं। 1719 में फारूक शियार जो कि मुगल एम्परर हुआ करता था, 1717 में जिसने फरमान्स इशू किए थे, इस फारूक शियार को टॉपल किया सैयद ब्रदर्स ने, और इन सैयद ब्रदर्स की हेल्प किसने की थी? बालाजी विश्वनाथ ने की थी। इनफैक्ट बालाजी विश्वनाथ ने मुगल एम्परर से सनद इशू करवा लिया, इंपीरियल ऑर्डर इशू करवा लिया, और इस इंपीरियल ऑर्डर के थ्रू डेक्कन के एरियाज में चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने की परमिशन ले ली। चौथ और सरदेशमुखी 2 रेवेन्यू टैक्सेस हुआ करते थे जो कि मराठास कलेक्ट किया करते थे। चौथ बेसिकली क्या होता था? चौथ होता था कि आपका जितना भी रेवेन्यू है उसमें से 1/4 आप हमें दोगे ताकि हम आप पे रेड ना करें। मतलब जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसके ऊपर रेड ना करने के लिए मराठास को 1/4 ऑफ द रेवेन्यू टैक्स के तौर पे दिया जाता था, जिसे बुलाया जाता था चौथ। और सरदेशमुखी बेसिकली होता था 1/10 ऑफ द टैक्स। ये क्या कहते थे मराठास कि कुछ ऐसे टेरिटरीज हैं जो कि हिस्टोरिकली उनके हैं, मराठास के हैं, मतलब पुश्तैनी तौर पे वो मराठास के हैं, लेकिन आज की डेट में उन पे कब्जा है मुगल्स का। तो ऐसी टेरिटरीज के ऊपर ये 1/10 एक्स्ट्रा टैक्स लिया करते थे, जिसे अपन बोलते हैं सरदेशमुखी। अच्छा, ये सवाल नेचुरल है कि मुगल्स ऐसा अलाउ क्यों करेंगे, लेकिन अपने को पता है कि 1719 के आसपास आते आते लेटर मुगल्स इतने कमज़ोर हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है करना क्या है। इनफैक्ट ये जब सारी चीज़ें चल रही हैं तो लेटर मुगल्स नॉन एग्जिस्टेंशियल हैं, सिर्फ नाम के लिए रह गए। तो बालाजी विश्वनाथ जो कि बेहद पावरफुल पेशवा थे, उन्होंने पेशवाशिप को हेरिडेटरी कर दिया है। बालाजी विश्वनाथ 1720 में पास हुए और उसके बाद पेशवा बना बाजीराव वन, और बाजीराव वन पेशवा बना 1720 में, और ये पेशवा रहा टिल 1740। और ये वही रणवीर सिंह वाला बाजीराव है, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पे कभी संदेह नहीं करते, ये वही वाला बाजीराव वन है। और ये पेशवा पावर का रियल फाउंडर माना जाता है। इनफैक्ट बाजीराव वन के टेन्योर के दौरान मराठा एम्पायर ने खूब एक्सपेंड किया। ये आदमी पूना से चला और दिल्ली तक पहुंच गया है। इसने हैदराबाद के निज़ाम को हराया, फिर दिल्ली तक पहुंच गया, इधर गुजरात वाली साइड में खूब कब्जा किया। मतलब इसके टेन्योर के दौरान मराठा एम्पायर ने खूब एक्सपेंड किया। और क्योंकि बाजीराव वन बहुत पावरफुल था तो बहुत सारी मराठा फैमिलीज़ भी राइज होने लगी, जिनको अपन बुलाते हैं कन्फेडरेसीज। और इन मराठा फैमिलीज़ को बाजीराव वन ने यूनाइट करना शुरू किया। पूना में कौन लोग बैठे हुए थे? पेशवा लोग बैठे हुए थे, बाजीराव वन बैठा हुआ था। इधर इंदौर एमपी में बैठे हुए थे होलकर लोग, ग्वालियर एमपी में बैठे हुए थे सिंधिया लोग। ये जो पर्टिकुलर वाला रीजन है, इधर बैठे हुए हैं इंदौर में तो होलकर और ग्वालियर में सिंधिया। नागपुर में बैठे हुए हैं भोसले लोग, और गुजरात बड़ौदा में बैठे हुए हैं गायकवाड़ लोग। और ये जो हैं ये कन्फेडरेसीज हैं, मराठा फैमिलीज़ हैं, और ये लोग जो हैं वो बाजीराव वन के अंडर में यूनाइट हो रहे हैं। मतलब मराठा पावर जो है वो राइज हो रही है, पेशवा की जो पावर है वो राइज हो रही है। मीनवाइल दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में बैठा हुआ है एक लेटर मुगल जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इसको टाइटल मिला हुआ था, नाम से ही क्लियर है, इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं था हो क्या रहा है, ये अपने मजे में था। 1739 में इसी के टेन्योर के दौरान नादिर शाह ने इन्वेड किया था, और कितनी लूटपाट मचाई थी अपन ने पढ़ा हुआ है। तो बेसिक आइडिया अपन ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? अपन ने 2-3 चीज़ें ही पढ़ी हैं कि शाहू और ताराबाई के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया। बैटल ऑफ खेड़ा में शाहू जीते। इस बैटल ऑफ खेड़ा में बालाजी विश्वनाथ ने इनकी हेल्प करी। बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया पेशवा। बालाजी विश्वनाथ जो है वो चित्पावन ब्राह्मण है, और बालाजी विश्वनाथ ने ये जो पेशवाशिप की ऑफिस है उसको हेरिडेटरी कर दिया। जब बालाजी विश्वनाथ पास हुए तो बाजीराव वन जो है वो पेशवा बने हैं, और इनको कहा जाता है पेशवा पावर का रियल फाउंडर। और इनके टेन्योर के दौरान मराठा एम्पायर ने खूब एक्सपेंड किया है, और कन्फेडरेसीज जो हैं वो राइज होने लग गई हैं और वो यूनाइट होने लग गई हैं। बाजीराव वन 1740 में पास हुए, और उसके बाद इनके बेटे नाना साहिब, जिनको कि बालाजी बाजीराव भी बुलाया जाता है, वो बने पेशवा 1740 में, और ये पेशवा रहे 1761 तक। नाना साहिब या बालाजी बाजीराव मिलिट्री कैंपेन्स में तो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे थे। डिप्लोमेटिकली बहुत एबल आदमी था बालाजी बाजीराव।
इनफैक्ट डिप्लोमेटिक टर्म्स में अगर बोला जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पेशवाज भी हैं। बालाजी बाजीराव के टेन्योर के दौरान एक चीज़ और हुई, शाहू जो हैं वो पास्ड अवे इन 1749 और शाहू जो है वो चाइल्डलेस थे, इनका अपना कोई बच्चा नहीं था। इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन उस अडॉप्टेड सन को नाना साहिब ने बालाजी बाजीराव ने मार दिया। और बालाजी बाजीराव ने जब शाहू के अडॉप्टेड बेटे को मार दिया तो 1750 मतलब एक साल बाद आते आते ये जो भोसले फैमिली का डोमिनेंस हुआ करता था, शिवाजी की फैमिली का जो डोमिनेंस हुआ करता था, वो खत्म होना शुरू हो गया और एक तरीके से पेशवाज का जो डोमिनेंस है वो बेहद इंक्रीज हो गया। 1752 में बालाजी बाजीराव ने अहमद शाह जो कि लेटर मुगल एम्परर था एक, उसके साथ में ट्रीटी साइन करी। और इस ट्रीटी में क्या कहा गया? इस ट्रीटी में कहा गया कि मुगल्स को मराठास प्रोटेक्ट करेंगे अगर मुगल्स के ऊपर कोई भी फॉरेन इन्वेजन होगा। इतनी स्थिति खराब हो गई है मुगल्स की कि कल तक जो मुगल्स मुगल एम्पायर के नाम पर रूल किया करते थे, अब उनको ज़रूरत पड़ रही है मराठास की उनको बचाने के लिए किसी भी फॉरेन इन्वेजन से। और बदले में मराठास को क्या मिला? मराठास को राइट मिल गया कि वो आगरा और अलवर से रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। आगरा जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोमिनेंट लोकेशन हुआ करता था मुगल एम्पायर का, उस आगरा और अलवर से जितना भी रेवेन्यू है उसको कलेक्ट कौन करेगा? उसको कलेक्ट करेंगे मराठास। और बदले में मराठास क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हम मुगल्स को प्रोटेक्ट करेंगे अगर कोई भी फॉरेन इन्वेजन होगा तो। अच्छा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस 1752 की ट्रीटी की वजह से मराठास के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई कि अगर कोई भी फॉरेनर इन्वेड करेगा मुगल्स को तो मदद किसको करनी पड़ेगी? मराठास को करनी पड़ेगी। और वही हुआ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में। अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया मुगल्स के ऊपर और मुगल्स के बिहाफ पर लड़ने के लिए आए मराठास। नाना साहिब जो हैं, जो पेशवा हुआ करते थे बालाजी बाजीराव, नाना साहिब ने अपने भाई सदाशिव राव और अपने बेटे विश्वास राव को भेजा अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए। लेकिन अहमद शाह अब्दाली पावरफुल निकला और उसने सदाशिव राव और विश्वास राव दोनों को मार दिया और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को हरा दिया। और ये कहा जाता है कि इनका बेटा विश्वास राव, इनका भाई सदाशिव राव नाना साहिब का, ये मारा गया इसी सदमे में 1761 में। नाना साहिब ऑल्सो पास्ड अवे। और जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि नाना साहिब पास्ड अवे, उसके बाद ब्रिटिशर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली इंटरफेयर करने की। कैसे अपॉर्चुनिटी मिली अपन देखेंगे। और ब्रिटिशर्स भी बड़े स्ट्रांग पोजीशन में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 1761 की बात कर रहे हैं। प्लासी हुआ है 1757 में, फिर 1758 में बैटल ऑफ बीदारा हुआ है और फिर 1760 में बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ है। और इन तीनों में ही ब्रिटिशर्स जीते हैं, अपन ने पढ़ा हुआ है। मतलब एक तरफ तो मराठास जो हैं वो हार गए हैं, या फिर ये कहते हैं कि पेशवा जो है वो हार गया है। मराठास जो कि बेहद पावरफुल फोर्स के तौर पे देखे जा रहे थे वो हार गए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। दूसरी तरफ विश्वास राव, सदाशिव राव मारे गए, तो सदमे में जो एक स्टेब्लिश्ड पेशवा है बालाजी बाजीराव, वो पास अवे हो गए। फिर जब नाना साहिब पास्ड अवे इन 1761 तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुआ ये कि जब नाना साहिब पास्ड अवे तो सवाल खड़ा हुआ कि अगला पेशवा कौन। तो इनके भाई रघुनाथ राव ने बोला कि मुझे पेशवा बनाया जाए। लेकिन जो मराठा फैमिलीज थी जिन्हें अपन बुला रहे थे कॉन्फेडरेसीज, उन कॉन्फेडरेसीज ने डिसाइड किया कि रघुनाथ राव पेशवा नहीं बनेंगे, पेशवा बनेंगे नाना साहिब के बेटे माधव राव। माधव राव को पेशवा बनाया गया, 1761 में पेशवा बनाया गया और ये पेशवा रहे टिल 1772। माधव राव को पेशवा तो बना दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ रघुनाथ राव चिड़े हुए बैठे हैं और ये मौका ढूंढ रहे हैं कि मौका मिले तो गर्दन कलम करूं, और इनको मौका मिला। माधव राव 1772 में पास्ड अवे, तो फिर से एक बार सवाल आया कि पेशवा कौन बनेगा। कन्फेडरेसी ने फिर से डिसाइड किया कि अब की बार पेशवा बनेंगे माधव राव के भाई नारायण राव। नारायण राव को पेशवा बनाया गया 1772 में। और जैसे ही नारायण राव को पेशवा बनाया गया तो रघुनाथ राव ने कॉन्स्पिरेसी रचना शुरू कर दिया, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और इस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव को मरवा दिया 1773 में। और फिर से बोलना शुरू किया कि मुझे पेशवा बनाओ। और ये जो कन्फेडरेसी है ये तो पहले से ही नहीं चाहती थी कि रघुनाथ राव पेशवा बने, अब तो बिल्कुल नहीं बनने देगी, बिकॉज इन्होंने नारायण राव को मरवा दिया है। और किस्मत ने भी बड़ा अजीब खेल खेला। हुआ ये कि जब नारायण राव मारे गए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी वाइफ गंगाबाई प्रेग्नेंट थी
और उनको हुआ एक बेटा जिसका नाम सवाई माधवराव रखा गया। और जैसे ही सवाई माधवराव पैदा हुए तो ये जो कन्फेडरेसी के चीफ्स थे, ये 12 मराठा चीफ्स जिनको बुलाया जाता था 12 भाई, इनको लीड कर रहे थे नाना फडणवीस। और इन्होंने बोलना शुरू किया कि नया पेशवा बनेगा ये नया बच्चा जो पैदा हुआ है सवाई माधवराव, रघुनाथ राव पेशवा नहीं बनेंगे। रघुनाथ राव को कोई रास्ता नजर नहीं आया और ये पहुंचे बॉम्बे ब्रिटिशर्स के पास में मदद मांगने के लिए। और ब्रिटिशर्स को यहां मौका मिल गया मराठा पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का। बॉम्बे में बैठे हुए ब्रिटिशर्स के पास में रघुनाथ राव पहुंचे मदद मांगने के लिए कि भाई साहब मुझे बनना है पेशवा, आप मेरी मदद करो। ब्रिटिशर्स बोले कि हाँ मदद करेंगे। इन दोनों के बीच में ब्रिटिशर्स, बॉम्बे वाले ब्रिटिशर्स और रघुनाथ राव के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे बोलते हैं अपन ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। और इस ट्रीटी के साइन होने के बाद शुरुआत हो जाएगी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की। इस ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया कि सेलिसिट और बसीन नाम के जो 2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे, ये दे दिए जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। सूरत और बरूच जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका जो रेवेन्यू शेयर है उसका कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बदले में रघुनाथ राव को ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करेंगे 2500 सोल्जर्स जो कि लड़ेंगे रघुनाथ राव के लिए पेशवाशिप के लिए। रघुनाथ राव जब पेशवा बनेंगे तो ब्रिटिशर्स को क्या मिलेगा? सेलिसिट, बसीन और सूरत और बरूच का जो भी रेवेन्यू उसका कुछ शेयर। बदले में ब्रिटिशर्स क्या दे रहे हैं? 2500 सोल्जर्स दे रहे हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स भी बड़ी अजीब पोजीशन में हैं। क्यों अजीब पोजीशन में है? क्योंकि एक तो गवर्नर बैठा हुआ है बॉम्बे में, मतलब कुछ ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं बॉम्बे में। एक दूसरा पावर सेंटर है मद्रास में गवर्नर बैठा हुआ है। और एक और पावर सेंटर है बंगाल में। और जस्ट 1773 में, मतलब ट्रीटी ऑफ सूरत के साइन होने से 2 साल पहले एक एक्ट आया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल को दर्जा दे दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास में इस बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के कंपैरिजन में ज्यादा पावर्स हैं। दूसरा, अभी 1775 में एक ट्रीटी साइन हुई है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके थ्रू बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिले हैं। मतलब ये जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, वो बड़ा प्रोमिनेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन पावर स्ट्रगल इन तीनों गवर्नर्स के बीच में चल रहा है। ये जो बॉम्बे मद्रास के गवर्नर हैं, ये भी सोच रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा कर दें कि हमारे को भी पावर मिले। इसी सोच के साथ में ये जो बॉम्बे के ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने साइन की थी ट्रीटी ऑफ सूरत। लेकिन जो ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल थी, ये जो बंगाल में बैठी हुई ब्रिटिश काउंसिल थी, इसने इस ट्रीटी ऑफ सूरत को कंडेम कर दिया। इसने बोला कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। इन्होंने भी सोचा होगा कैलकाटा वालों ने कि यार मराठास के साथ में अभी डायरेक्ट पंगे लेने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये वो भी पॉइंट ऑफ टाइम है, अगर ध्यान से देखोगे आप, कि एंग्लो मैसूर वॉर भी चल रहा है। तो इन्होंने सोचा होगा कि यार पहले मैसूर से निपट लेते हैं, फिर मराठास के साथ में इंटरफेयर करेंगे। तो ये जो ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल है, इसने ट्रीटी ऑफ सूरत को कंडेम किया और इसने बोला कि नहीं नहीं, ये जो ट्रीटी साइन हुई है ये गलत है, ये मराठास का इंटरनल मैटर है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल, इसने अपने कर्नल उपटन को भेजा पुणे। ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल ने अपने कर्नल उपटन को भेजा पुणे और उसने एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1776। सबसे पहले तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में बोला गया कि ये जो बॉम्बे के ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की है, इसको कंडेम कर रहे हैं हम, इसको खारिज कर रहे हैं हम। और दूसरा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में बोला गया कि रघुनाथ राव जी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको पेंशन दिला सकते हैं, पेशवाशिप दिलाने में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, हमें माफ़ करो। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हो गई। लेकिन ये वो पॉइंट है जब ब्रिटिशर्स भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में, कंपटीशन में, और इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर को रिजेक्ट कर दिया बॉम्बे के ब्रिटिशर्स ने। इनफैक्ट बॉम्बे के जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने रघुनाथ राव को शेल्टर दे दी। मतलब अपने को दिख रहा है कि ब्रिटिशर्स भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, कंपटीशन में। अब तक अपन ने क्या देखा है? अपन ने ये देखा कि रघुनाथ राव जो हैं वो पेशवाशिप चाहते हैं और उसी के लिए उन्होंने अपने भतीजे नारायण राव को मारा है। और जब नारायण राव मर गया है तो वो बनना चाह रहे हैं पेशवा, लेकिन ये जो कन्फेडरेसी के लोग हैं, ये जो 12 मराठा चीफ्स हैं, ये नहीं चाहते हैं कि रघुनाथ राव पेशवा बने। ये चाहते हैं कि नारायण राव का जो माइनर सन है, जो कि अभी अभी पैदा हुआ है, सवाई माधव राव, वो पेशवा बने।
रघुनाथ राव पहुंचे ब्रिटिशर्स के पास में मदद मांगने के लिए, और ब्रिटिशर्स जो बॉम्बे वाले हैं उन्होंने बोला कि हाँ मदद करेंगे हम, और उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी है, ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775। लेकिन उस ट्रीटी को ब्रिटिश कैलकाता काउंसिल के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, और ब्रिटिश कैलकाता काउंसिल ने अलग से एक ट्रीटी साइन करी है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1776। लेकिन ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है इसको बॉम्बे के ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। नाना फडणवीस को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। 1777 में नाना फडणवीस ने क्या किया, फ्रेंच लोगों को वेस्ट कोस्ट पर एक पोर्ट दे दिया, और फ्रेंच जो कि ब्रिटिशर्स के सबसे बड़े दुश्मन थे, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे। इसके बाद शुरू हो गया डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लिश एंड मराठास। लड़ाई शुरू हुई। मराठास के पास में लंबी चौड़ी आर्मी थी, इंग्लिश लोगों के पास में लंबी चौड़ी आर्मी नहीं थी, लेकिन उनके पास में मॉडर्न एमिनेशंस थे, हथियार मॉडर्न वाले थे। मराठा आर्मी को लीड कर रहे थे एक बहुत काबिल जनरल जिनका नाम था महादजी सिंधिया। और महादजी सिंधिया बड़ा स्मार्टली क्या करते हैं, ब्रिटिश आर्मी को अपने पीछे पीछे भगाते हैं, और भगाते भगाते ले जाते हैं घाटियों में, वैलीज में, तालेगांव के पास की घाटियों में। अब मराठा आर्मी को तो एक्सपीरियंस था घाटियों में, माउंटेन्स में लड़ने का, ब्रिटिश आर्मी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वो गए फंस। और जब ब्रिटिश आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया गया तो अंग्रेजों का जो सप्लाई बेस था कोपली में, मराठास ने उसको अटैक किया, और मराठास ने फॉलो करी स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का मतलब कि एनिमी को सपोर्ट करने के लिए, एनिमी को हेल्प करने के लिए कोई भी चीज़ की कनेक्टिविटी को ब्रेक करना, जैसे खाना मत पहुंचने दो, पानी मत पहुंचने दो, मतलब जो भी चीज़ एनिमी को हेल्प कर सकती है उसकी कनेक्टिविटी ब्रेक कर दो, उसको बोल देते हैं अपन स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। अंग्रेजों की आर्मी को कमज़ोर करने के लिए मराठा आर्मी ने फॉलो करी स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। फाइनली अंग्रेजों के पास में कोई रास्ता नहीं रहा, और अंग्रेजों की आर्मी ने कर दिया सरेंडर इन 1779, और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वडगांव। और इस ट्रीटी ऑफ वडगांव में क्या कहा गया कि 1775 बेसिकली ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद से जो भी टेरिटरीज जो हैं बॉम्बे के ब्रिटिशर्स ने अक्वायर की थी वो रिटर्न कर दी जाएंगी, किसको, वो रिटर्न कर दी जाएंगी मराठास को। बड़ा सिंपली ये बोला गया कि जो ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई है 1775 में, उस ट्रीटी के थ्रू जो भी टेरिटरीज देने की बात हुई है वो सारी टेरिटरीज सम्मानपूर्वक रिटर्न कर दी जाएंगी मराठास को। लेकिन ये जो ट्रीटी ऑफ वडगांव है इसको बंगाल के गवर्नर जनरल वेरिन हेस्टिंग्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। वेरिन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया, उसको कर दिया रिजेक्ट, और वेरिन हेस्टिंग्स ने भेजना शुरू किया बड़ी लंबी चौड़ी आर्मीज को। एक आर्मी भेजी उसने कर्नल गोडार्ड के अंडर, और कर्नल गोडार्ड के अंडर जो ब्रिटिशर्स की आर्मी आई उसने सबसे पहले कैप्चर किया अहमदाबाद को इन फरवरी 1799, फिर बसीन को कैप्चर किया इन दिसंबर 1780। फिर एक और आर्मी की टुकड़ी भेजी गई अंडर कैप्टन पोपहैम, और पोपहैम के अंडर जो आर्मी आई उसने कैप्चर किया ग्वालियर को इन अगस्त 1780। मतलब बैक टू बैक जो ब्रिटिशर्स की आर्मी आती जा रही है, जिसको वेरिन हेस्टिंग भेज रहा है, वो जीतती जा रही हैं, और मराठास जो हैं वो बैकफुट पे जाते जा रहे हैं। फिर एक आर्मी जनरल कैमैक ने लीड करी, उसने सिंधिया को हरा दिया एट सिपरी इन फरवरी 1781। फाइनली जो सिंधिया हैं, ये महादजी सिंधिया, इन्होंने बोला कि पेशवाज और अंग्रेजों के बीच में एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। इन्होंने प्रपोज किया और इस वॉर को ख़त्म करते हैं, और ये जो ट्रीटी साइन हुई इसको बोलते हैं अपन ट्रीटी ऑफ सलाबाई इन 1782। इस ट्रीटी ऑफ सलाबाई के थ्रू क्या डिसाइड हुआ, सेलिसेट जो है वो दे दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। सेलिसेट का जो पोर्ट है वो किसको दे दिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में जो साइन हुई थी, जिसे साइन किया था ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल ने, उस ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जितनी भी टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया है वो सारी टेरिटरीज रिटर्न कर दी जाएंगी मराठास को। मतलब एक तरफ सेलिसेट दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को से। दूसरा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जितनी भी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने कैप्चर की थी मराठास की, वो वापस मराठास को रिटर्न कर दी जाएंगी। मराठास भी खुश हैं। गुजरात में फतेह सिंह गायकवाड़ हुआ करते थे, उनके पास जितनी भी टेरिटरीज प्री वॉर हुआ करती थी वो सारी उनको वापस कर दी जाएंगी, ये लिख दिया गया। और ये जो फतेह सिंह गायकवाड़ हैं ये सर्व किसको करेंगे, ये सर्व करेंगे पेशवास को, ये भी लिख दिया गया। ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम जो है वो रघुनाथ राव को अब सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ रघुनाथ राव को मेंटेनेंस अलाउंस देगा कौन, पेशवा। रघुनाथ राव की इतनी इज्जत रखी ब्रिटिशर्स ने कि रघुनाथ राव को मेंटेनेंस अलाउंस दिलवाने के लिए बोल दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चीज़ और बोली कि जो भी ट्रेड प्रिविलेजेस इनको मिल रहे थे वो सारे ट्रेड प्रिविलेजेस इनको मिलेंगे।
पेशवा ने बोला कि भैया हम और किसी भी यूरोपियन पावर को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये जो फ्रेंच के साथ में हमारे जो संबंध है उनको ख़त्म कर देंगे। और महादजी सिंधिया को बनाया गया म्यूचुअल गारंटर, मतलब ब्रिटिशर्स भी और ये जो पेशवाज हैं ये इस ट्रीटी ऑफ सलाबाई की जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करें। उसका म्यूचुअल गारंटर किसे बनाया गया, उसका रखवाला किसे बनाया गया, उसका रखवाला बनाया गया महादजी सिंधिया को। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा। अपन ने बात ये की कि एक आदमी है जिसका नाम है रघुनाथ राव, जो कि पेशवा बनना चाह रहा है और इस रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव को मरवा दिया है। लेकिन ये जो कन्फेडरेसी के 12 मराठा चीफ्स हैं ये एंश्योर कर रहे हैं कि ये जो रघुनाथ राव ये किसी भी तरीके से पेशवा ना बन जाए। ये चाह रहे हैं कि नारायण राव का बेटा सवाई माधव राव पेशवा बने। जब रघुनाथ राव के पास में कोई रास्ता नहीं बचा तो ये पहुंचा बॉम्बे के ब्रिटिशर्स के पास में मदद मांगने के लिए। उन्होंने बोला कि मदद करेंगे। एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775। लेकिन ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत है इसको कंडेम किया गया बाय ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल, और ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल ने अपनी एक ट्रीटी साइन करी जिसको अपन बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1776। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर को कंडेम किया बॉम्बे के ब्रिटिशर्स ने। 1777 आते आते नाना फडणवीस परेशान हो गए और उन्होंने बोला कि पता नहीं ब्रिटिशर्स क्या चल रहा है इनका अपना, इन्होंने भाड़ में जाओ तुम। और इन्होंने फ्रेंच को अपना एक दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और फ्रेंच को इन्होंने एक पोर्ट दे दिया ऑन दी वेस्ट कोस्ट, और यहाँ से इंग्लिश वर्सेस मराठा शुरू हो गया। मराठा आर्मी उसको लीड कर रहे हैं एक जनरल महादजी सिंधिया, और महादजी सिंधिया बड़े काबिल आदमी हैं। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ट्रैप किया, ब्रिटिश आर्मी को हराया, ब्रिटिश आर्मी ने सरेंडर किया 1779 में, और एक ट्रीटी साइन हुई ट्रीटी ऑफ वडगांव। बड़ी सिंपल ट्रीटी कि 1775 के बाद जो भी टेरिटरीज बॉम्बे को सीड की गई हैं, जो भी टेरिटरीज बॉम्बे ने कैप्चर की हैं, वो वापस कर दी जाएंगी मराठास को। ट्रीटी ऑफ वडगांव तो साइन हो गई, लेकिन वेरेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसने इस ट्रीटी ऑफ वडगांव को रिजेक्ट कर दिया है और उसने अपनी आर्मीज भेजना शुरू किया है, और इन आर्मीज ने बड़ा सक्सेसफुली मराठास को अटैक करना शुरू किया है। फाइनली सिंधिया जी ने बोला कि यार पीस एस्टेब्लिश करो, लड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, और पेशवाज और अंग्रेजों के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई जिसको अपन बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सलाबाई इन 1782 ये साइन की गई। दोनों ही ग्रुप्स का फायदा हुआ इसमें। बेसिकली क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया सेलिसेट। 1776 ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जो भी टेरिटरीज मराठास की कैप्चर की गई थी बाय द ब्रिटिशर्स वो लौटा दी गई मराठास को। गुजरात में जो बैठे हैं फतेह सिंह गायकवाड़, उनके पास में जो भी टेरिटरीज थी प्री वॉर वो टेरिटरीज उनको रिटर्न कर दी गई, और ये फतेह सिंह गायकवाड़ किसको सर्व करेंगे, पेशवास को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे, बस हाँ पेशवा जो है वो रघुनाथ राव को मेंटेनेंस अलाउंस दे दे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि जो ट्रेड प्रिविलेजेस हमें मिल रहे थे वो मिलते रहेंगे। पेशवा ने बोला कि ठीक है साहब, हम किसी और यूरोपियन पावर को सपोर्ट नहीं करेंगे, उससे दोस्ती नहीं करेंगे, और महादजी सिंधिया को बना दिया गया इस ट्रीटी का म्यूचुअल गारंटर। और इस ट्रीटी ऑफ सलाबाई 1782 का रिजल्ट ये हुआ कि लगभग अगले 20 साल तक मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, पीस बना रहा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स ने थोड़ा दिमाग लगाया होगा। ये 1782 ये वो वाला पीरियड है जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा होगा कि अगर मराठास से भी पंगा लेंगे तो नुकसान इनका ही है। तो इन्होंने बड़ा स्मार्टली ट्रीटी ऑफ सलाबाई साइन करी 1782 में, और फिर अगले 20 साल तक मराठास को बिल्कुल नहीं छेड़ा है। जब 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को मार दिया गया है और मैसूर के ऊपर सब्सिडरी अलायंस इंपोज कर दी गई है, उसके बाद ये वापस से अपना फोकस शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स मराठास, और फिर होगा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जिसके बारे में अपन बात करेंगे अगले सेशन में। यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।